था लगभग 0.5% था या फिर 1% के आसपास रहा होगा, लेकिन इसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर लगातार ज्यादा होता गया। राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने दस्तावेजों में लाखों करोड़ों का बिक्री दिखाई, सेल दिखाई। सालाना करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दिखाया, बिक्री का, सेल का 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए। पिछले 5 साल में कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी पाई है। जो उनका कुल रेवेन्यू है, कुल अर्जित रेवेन्यू है का उसमें करीब 99.8% जो हिस्सा है वो फर्जी था। यानी कि 100 रुपए में 99 रुपए 8 पैसे फर्जी हैं, बाकी का बिजनेस है 1.2 या 3%। आप कल्पना करिए, या 0.8% के आसपास मान लीजिए, क्योंकि 99 के आसपास तो है। अब सेबी का आरोप क्या है? सेबी का आरोप है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 25 के बीच राजेश मेहता और उसकी कंपनी के जो वित्तीय तथ्य थे, उन तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया, उनको छुपाया गया। आरोप है कि करीब 15.15 लाख करोड़, यानी कि 15,15,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट में दिखाया गया। निवेशकों को गुमराह किया गया। गुमराह करने के आरोप उनके साथ लगे हैं। उन आरोपों के साथ साथ जो उनकी फॉरेन यूनिट थी, विदेशी यूनिट थी, उन पर भी सवाल उठाए गए हैं। वित्तीय खुलासों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सेबी ने अंतरिम आदेश है, उस अंतरिम आदेश में राजेश मेहता की कंपनी के शेयरों में कारोबार को बैन कर दिया है, रोक दिया है। साथ ही जांच पूरी होने पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि यह सब गलतफहमी और आंकड़ों की जो मूल्यांकन किया गया है, व्याख्या का मामला है। कंपनी ने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की है। तो जनाब, गड़बड़ी नहीं की है तो 15 लाख करोड़ रुपए का धंधा कैसे कर लिया आप? 15,00,000 करोड़ रुपए का सोना बेच चुके हैं। 15 लाख करोड़ का सोना समझते हैं आप? अब आप समझिए कि जिस 15 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है, वो एक झटके में गायब कर दी गई, उड़ा दी गई। कोई नकदी है ही नहीं। ये वो रकम है जो सिर्फ कागजों पर सोने की बिक्री के तौर पर दिखाई गई, यानी कि कागजों पर है। असल में 15 लाख करोड़ रुपए के सोने की बिक्री हुई ही नहीं है। या क्या यह पैसा साइफन किया गया है? क्या यह व्हाइट का ब्लैक का खेल है? क्या है यह? खेला हो कैसे गया? यह घोटाला हो कैसे गया? यह मैं आपको समझाता हूं। अब समझिए कि खेल कैसे खेला गया। सेबी का यह आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट अपनी कुल कमाई का लगभग पूरा हिस्सा अपनी विदेशी कंपनियों में, खासकर स्विट्जरलैंड वाली कंपनी के खाते में दिखाती थी। लेकिन जब उस स्विस कंपनी के जो असली कागजात चेक किए गए तो वहां उतनी कमाई थी ही नहीं। यानी कि कागजों पर कंपनी ने जो सेल दिखाई और जो खरीदारी की उसको सिर्फ घुमाया गया। रेवेन्यू का आंकड़ा आसमान छूने लगा। इतना ही नहीं कि अफ्रीका की एक सोने की खदान में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया। अफ्रीका की एक खदान में, जबकि हुआ नहीं। जिसका जमीन पर कोई अता पता नहीं है, उसके कोई ये कागज नहीं है, इन्वेस्टमेंट के कोई पेपर नहीं है। सेबी का सीधा आरोप है कि ये सिर्फ कंपनी की साख और शेयर की कीमतों को हवा देने के लिए किया जा रहा था। यह पूरा का पूरा मामला फर्जीवाड़े का था। मर गए वो लोग जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा दिया। आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील देखते होंगे, उसमें बहुत सारा कंपनी में ज्ञान आता है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, आप ये कीजिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। ये सिर्फ लूटने का धंधा है। तो रील देखकर जो पैसा लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लोग, राजेश मेहता जैसे लोग, तमाम सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसा देते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी को प्रमोट करो। लेकिन उस कंपनी के पीछे का खेल क्या है किसी को नहीं पता। अब राजेश मेहता की जो कंपनी है, उस कंपनी ने जो गोल गोल खेल कर दिया, गोल गोल कर कंपनी में एक दूसरे के खातों में नाम कर जो पैसा घुमाया और इस सर्कुलेशन में ट्रेडिंग यानी कि कागजी ट्रेडिंग की है,
सोने के कारोबार में सर्कुलर ट्रेडिंग करना बहुत आसान होता है। एक ही सोने की खेप को आप अपनी कई सारी डमी कंपनियों में बार बार घुमा सकते हैं। आपने कई सारी कंपनियों के बीच आपने एक बार सोने की खेप की, एक कंपनी में डाली, दूसरी से निकाली, फिर दूसरी कंपनी में डाली, फिर तीसरी से निकाली, फिर तीसरी कंपनी में, तो तमाम कंपनियां वो सोने को बार बार खरीदना बेचना दिखा रही हैं। अब सेबी को शक है कि राजेश एक्सपोर्ट ने इसी तरह से सर्कुलर ट्रेडिंग की है और सर्कुलर ट्रेडिंग कर 97 से लेकर 99 जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा रेवेन्यू घुमा के दिखाया है। लेकिन ऐसे रेवेन्यू है ही नहीं है, इतनी सेल है ही नहीं है, इतनी खरीदारी है ही नहीं है। कंपनी ने ये फर्जीवाड़ा क्यों किया ये भी समझ लिए। ये तमाम उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो सोशल मीडिया की रील देखकर बिजनेस में कंपनियों में पैसा लगा रहे। आजकल बहुत सारे यूथ तमाम कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। उनको लगता है कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ, जल्दी पैसा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। जनाब मिल तो रहा है लेकिन साल 2 साल फुर्र से कंपनी हो गई। देखिए आप, राजेश मेहता की कंपनी है, 15,15,000 करोड़ रुपए की कंपनी। ये सोच के कि भाई सोने की कंपनी है, सोना बहुत ऊपर जा रहा है, कितना पैसा कमा रही है। निकला क्या? डब्बा निकला है। अब आप कह सकते हैं कि असल में जब कारोबार हुआ ही नहीं तो फिर कंपनी को फायदा क्या हुआ। दरअसल निवेशकों की नजर में कंपनी को बड़ा दिखाने का यह फर्जी तरीका है। राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी बैलेंस शीट में बड़ा आकर्षक दिखाया, बहुत अच्छे से तैयार किया उस बैलेंस शीट को। शेयर बाजार में निवेशकों को लुभाना उनका मकसद था और सबसे बड़ा खेल क्या किया राजेश मेहता ने, ये जो शेयर बाजार में अपनी बैलेंस शीट में जो खरीदी बिक्री का खेल दिखाया, लगातार बढ़ता हुआ खेल दिखाया, वो खेल बैंकों को और एलआईसी को भी चूना लगाने के लिए दिखाया। उन बैंकों को बताया कि देखिए साहब मेरी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, कितना पैसा कमा रही है। एलआईसी को भी यही बताया और इसलिए बताया कि तमाम कंपनियां मुझे पैसा दे दे, एलआईसी भी पैसा दे दे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस को चूना लगाया। एलआईसी तो निपट ही गया एक, समझिए। तो भरोसा दिलाने के लिए भी किया गया और कंपनी के ऑपरेशनल स्केल था, उस ऑपरेशनल स्केल को बड़ा दिखाने के लिए यह किया गया, भरोसा जताने के लिए किया गया और एलआईसी से भी मोटा फंड ले लिया। एलआईसी भी फंस गई है, उसका अच्छा खासा फंड राजेश मेहता ने अपनी बैलेंस शीट दिखाया तो उन्होंने दे दिया पैसा, बोले कमा रहे। एक तो सबसे बड़े संकट है कि सरकार से जुड़ी हुई तमाम ऐसी कंपनियां हैं, सरकार के जो पीएसयूज हैं और पीएफ की अब तो सरकार ने छूट भी दे दी है कि वो कंपनियां पब्लिक इस तरह की कंपनियों में बाजार में पैसा लगा सकती हैं। बहुत सुरक्षित पैसा है नहीं आपका। एलआईसी निपट गई, उसके शेयर नीचे चले गए जब ये भांडाफोड़ हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी ने ये क्यों नहीं देखा, एलआईसी ने खुद उस बैलेंस शीट की जांच क्यों नहीं की, जबकि एलआईसी के पास इतना बड़ा स्टाफ है जितना कि सेबी के पास भी नहीं है। और जिन लोगों ने राजेश मेहता की कंपनी में पैसा लगाया, एलआईसी के उन तमाम अधिकारी जिन लोगों ने राजेश मेहता की कंपनी में पैसा लगाया है, एलआईसी के उन अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और यह पता करने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी के उच्च पद पर उस पर कौन बैठा हुआ था और कौन कौन से लोग इस पूरी प्रोसेस में शामिल थे। हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि यह जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है। अगर सेबी की नजर नहीं पड़ती तो किसको पता होता कि इतना बड़ा घोटाला होने वाला है। और एलआईसी जब कहीं पैसा लगाती है तो उस कंपनी की पूरी जांच करती है, क्यों नहीं की गई? इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने राजेश मेहता की कंपनी में एलआईसी से पैसा लगवाया, एलआईसी के अधिकारी उसमें शामिल थे, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और सब कुछ जानते समझते हुए, बिना तथ्यों को परखते हुए यह एलआईसी का पैसा राजेश मेहता की कंपनी में लगा दिया। हम इसकी तह तक जाएंगे। सेबी का असल में यह अंतरिम जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आते ही राजेश एक्सपोर्ट के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और लगातार 2 दिनों तक इनमें लोअर सर्किट लगा रहा। इस गिरावट की सबसे बड़ी मार पड़ी है देश की आम, रिटेल,
सरकारी निवेशक कंपनी जो है वो आम रिटेल निवेशक कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी को है, जिनका इस कंपनी में करोड़ों रुपया लगा हुआ है। ऐसे ही चूना हर्षद मेहता ने लगाया था और ऐसे ही चूना राजेश मेहता ने लगा दिया है। एलआईसी में जो इतना बड़ा कांड हो गया, एलआईसी का जो पैसा राजेश की कंपनी में लगा है, अगर वो पैसा डूबता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जवाब एलआईसी में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। असल में सेबी के आदेश के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई। 5% तक लोअर सर्किट लगा, 100 रुपए के नीचे फिसल गया। आम जनता की जो 14.13% की हिस्सेदारी यानी कि रिटेल निवेशकों के करीब थी, वो 4.17 करोड़ के शेयर, एलआईसी के 10.8 जो प्रतिशत की हिस्सेदारी थी वो फंस गई। दांव पर एलआईसी आ गया करीब 3.18 करोड़ रुपए का शेयर। कल्पना कीजिए। हालांकि इस पूरे मामले पर राजेश मेहता और उनकी कंपनी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी का यह कहना है कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है या सेबी की गलतफहमी है। कंपनी के मुताबिक सेबी ने स्विट्जरलैंड की कंपनी के रेवेन्यू की जगह उसके EBITDA यानी कि मुनाफे का एक पैमाने को गिन लिया है, जिससे यह भारी अंतर दिख रहा है। कंपनी कोर्ट और सेबी के सामने अपने असली दस्तावेज पेश करने का दावा कर रही है। भारत के कई और घोटाले इस तरीके से हुए। होता कुछ नहीं है, पब्लिक का पैसा चला जाता है, डूब जाता है, बैंकों का पैसा डूब जाता है और उसके बाद जांचें चलती रहती हैं, इंक्वायरी चलती रहती है। अरे भाई, पहले देख लो, समझ लो, पुष्टि कर लो, जो कि एलआईसी में इसमें नहीं किया। हर्षद मेहता के टाइम पे तमाम सारे बैंकों ने नहीं किया। फर्जी बीआर दे दिए जाते थे, बैंक गारंटी दे दी जाती थी, कुछ कर्मचारी कुछ अधिकारी मिल जाते थे पैसों के लालच में। वहां भी उस समय यह हुआ था, यहां भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि राजेश मेहता का यह घोटाला देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है? मैं आपको देश के पिछले कुछ चर्चित घोटाले, कितने घोटाले हुए हैं, उनके आंकड़े आपको बता देता हूं। हर्षद मेहता ने 1992 में सिक्योरिटीज घोटाला किया था। अनुमानित घोटाला 4000 करोड़ के आसपास का था। 2003 में अब्दुल करीम तेलगी ने स्टाम्प पेपर घोटाला किया, वो करीब 2 से 3 हजार करोड़ का घोटाला था। अब 20,000 से 30,000 करोड़ का घोटाला बताया गया था। 2018 में नीरव मोदी का पीएनबी घोटाला हुआ, करीब 13,500 करोड़ रुपए का यह घोटाला बताया गया। मेहुल चोकसी का गीतांजलि समूह का 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला। विजय माल्या का बैंक जो ऋण था वो डिफॉल्ट घोटाला था, मामला करीब 9,000 करोड़ के आसपास का था। रामलिंगा राजू का नाम भी आपने सुना होगा। सत्यम अकाउंटिंग घोटाला, करीब 7,000 करोड़ का घोटाला। ये तमाम घोटाले, शारदा चिटफंड घोटाला भी आपने सुना होगा, रोज वैली घोटाला भी आपने सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी आपने सुना होगा, कोल ब्लॉक घोटाला भी आपने सुना होगा, आईपीएल वित्तीय अनियमितताएं विवाद, DHFL घोटाला, यश बैंक घोटाला समेत कई बड़े घोटाले आपने सुने होंगे। लेकिन राजेश मेहता का यह घोटाला पिछले सारे घोटालों पर, राजेश मेहता का यह घोटाला पिछले सारे घोटालों पर भारी पड़ रहा है। सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे आग में तपाया जाता है और अब राजेश मेहता की कंपनी को भी सेबी और अदालतों की इस कानूनी आग से गुजरना होगा। क्या राजेश मेहता खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे या फिर यह मामला देश के कॉरपोरेट जगत, उसके इतिहास के सबसे बड़े घोटालों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? जांच तक इंतजार करते हैं, फिर समझेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने समझा वो आपको समझिए.com के जरिए बताया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।